हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। एक रोटी खाकर नैना देवी जी ने जैसे ही रोटी के डब्बे से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू शिल्पी ने आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी ने अपना हाथ पीछे कर लेती हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाती हैं। नैना देवी की बहू उनके साथ कितने ही दिनों से ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक ही रोटी रख कर देती थी, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और नैना देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो बहू शिल्पी उनको कहती, शर्म का शर्म। देखने वाले तो यही देखकर कहते हैं कि बहू ने रोटी का डिब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। नैना देवी जी मन महसूस वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती हैं। उन्हें बहुत तेज से भूख लगती थी और बहू ने उन्हें सही से खाना खाने नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे नैना देवी जी को कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती तो वह भी अपनी सास को नहीं देती थी। नैना देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना देवी जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रहे थे। तभी नैना देवी जी की नज़र अपनी चारपाई के सामने पड़ी चारपाई के नीचे रखे हुए संदूक पर पड़ी। नैना देवी जी ने अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीटकर बाहर निकाला और उसे अपने चारपाई पर लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और उस संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फ़ोटो का एल्बम नज़र आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक कर वह फ़ोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुराने यादें ताज़ा होने लगी। नैना देवी जी के पति के देहांत को 2 साल हो चुके थे। नैना देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विशाल है और छोटे बेटे का नाम करण है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता है और जबकि नैना देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी है। विशाल के 2 बच्चे हैं, चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में एक ही बार घर आता है और माँ को फ़ोन भी 1-2 महीने में एक ही बार करता है। करण की पत्नी का नाम रेखा अपनी सास के पास कभी फ़ोन तक नहीं करती, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू नैना देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना नैना देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। नैना देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ बन चुकी थी। अब वो अपने बच्चों के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहस्थी बनाकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। नैना देवी जी गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर खर्च चलाती थी। वो गोविंद जी की कमाई बचाकर रखती थी। वो एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वो गोविंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से नैना देवी जी ने एक बड़ा सा घर लिया था। नैना देवी जी और गोविंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो नैना देवी जी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार पहले तो ठीक ही था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे और बहू अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो नैना देवी जी झेल रहे थे,
परंतु कुछ दिनों से शिल्पी उनके साथ जो व्यवहार कर रहे थे वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पढ़कर सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने निकल जाता था। नैना देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप सह सकें। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। नैना देवी जी एल्बम को देखते देखते रो रहे थे, अपने पति को याद कर रहे थे। अपने पुरानी फ़ोटो को देखकर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वह क्या थे और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। अपने पति और अपने पुराने फ़ोटो को देखकर नैना देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूँगी। इतने कष्ट सह सहकर हमने यह घर बनाया था और इसी घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वो एल्बम देखकर बंद करती हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर नैना देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती हैं कि अब बच्चों की अक्ल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। नैना देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देती हैं और फिर संदूक चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती हैं। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। नैना देवी जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं। उनको अपने पास बैठा लेती हैं और उनसे पूछती हैं, क्यों बहन, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है ना? इस समय कैसे आना हुआ? यह पूछने पर नैना देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। कितने दिन हो गए बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो जानती ही हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों को भी करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था। रोज़ाना नहलाना पड़ता था। दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था। फिर सुबह शाम को दूध निकालकर उसे बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्तों में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाए थे और आज हमारे ही बसे बसाए घर को बेटा और बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटियां गिन गिन कर दी जा रहे हैं। हमारे ही घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। एक वो करण है, उसको तो जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक बार भी पूछता नहीं है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे यह लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे सास ससुर के पास क्या था? एक छोटा सा कच्चा घर। फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की है, तब हमें जाकर वो घर मिला है। उनके पास कुछ न होता तब भी हम उनकी सेवा करते हैं। हमें कुछ मिलता या न मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना नहीं चाहते। मीना देवी जी नैना देवी जी के हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल हर घर में रहता है।
हमारे साथ भी हमारे बेटा बहू ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। इन्होंने तो बेटों और बहुओं को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहू सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर नैना देवी जी उदास होकर कहती हैं, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर वो आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरे यहाँ तो मुझे अकेला ही इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे। पर बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत क्या कर सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखा दूंगी कि अकेली विधवा औरत क्या क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन, मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी नैना देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब नैना देवी जी एक फ़ोन नंबर निकालकर मीना देवी जी को देती हैं और कहती हैं कि यह नंबर मेरे बेटे करण का है। इस नंबर पर फ़ोन करके कहो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारा छोटा भाई विशाल तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम पर लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन कर कहती हूँ। मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती हैं और नैना देवी जी के सामने ही वह बातें कह देती हैं जो नैना देवी जी ने उनसे कही थी। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी जो आपने हमें फ़ोन कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं और नैना देवी जी को बता देती हैं कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नैना देवी जी मन ही मन में आगे के प्लान की तैयारी करती हैं और मीना देवी जी को धन्यवाद कर अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर मीना देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आँखों ही आँखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही नैना देवी जी स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर किचन में जाती हैं। अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं, आराम से चाय पीती हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे करण के कमरे में भी नैना देवी जी ताला डाल देती हैं। विशाल और शिल्पी अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी थी और विशाल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसीलिए सब आराम से सो रहे थे। नैना देवी जी सबके उठने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ समय बाद शिल्पी जाग जाती है। शौचालय जाने के बाद हाथ मुंह धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन को खोलने की कोशिश करती है तो देखती है किचन में ताला है। यह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमाकर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला है? नैना देवी जी आराम से बैठी हुई होती हैं। शिल्पी जब कई बार पूछ लेती है तो नैना देवी जी बड़े आराम से कहती हैं, किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही नैना देवी जी क्रोधित हो जाते हैं और तेजी से उठकर शिल्पी के 2 थप्पड़ खींचकर मारती हैं। शिल्पी जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी कहती हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत कर करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जवान खींच लूँगी। शिल्पी ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपनी सास को बहुत सीधी सादी घरेलू व गांव वाली महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि नैना देवी जी इतनी सीधी सादी महिला नहीं थी
कि जो बहू के अत्याचार को चुपचाप सह लेते। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर पड़ी होती है। विशाल पूछता है, क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो नैना देवी जी उत्तर देती हैं, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसे घर में ही ना हो। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है यह भी तो बताओ मुझे। विशाल हैरान होकर पूछता है। तो नैना देवी जी कहती हैं कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने क्यों नहीं देती है। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती है, शर्म कर शर्म। अब बहुत दिन हो गए इसको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है तो वह मुझे नहीं देती है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती हैं। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती हूँ। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था। इस घर पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह से यह सब बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी, माँ क्या सच कह रही है? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। वह सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि वह शिल्पी को बहुत ज़ोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल बज ही रही होती है तभी विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलने चला जाता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई, भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह ही, सब कुशल मंगल तो है? आपने अपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर करण कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है तो तुझे हम क्यों बताएं? और यह कहकर करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती हैं, हाँ, तू तो मेरे मरने के इंतजार में ही है। तुझे लगा कि तेरी माँ मरने वाली है तो चलो घर चलकर बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती नहीं है, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नैना देवी जी कहती हैं, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही करवाया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हालचाल पूछते नहीं कि माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। मैंने आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं दोनों बच्चों को बता सकूँ कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। करण और रेखा की नज़र रसोई और अपने कमरे में पड़ी है जिसमें ताला डला हुआ था। वह दोनों कुछ समझ पाते इतने में नैना देवी जी कहती हैं, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी और आज तुम दोनों के लिए एक माँ की 2 रोटी भारी पड़ रही हैं। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ को 2 रोटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है ना, उतना जब तुम दोनों अपने बच्चों के लिए करोगे वह तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होश हवास में यह ऐलान करती हूँ कि मैं आज से वृद्धा आश्रम में जाकर रहूँगी और यह घर भी मैं वृद्धा आश्रम के नाम कर दूँगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहू के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं,
हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आज से हम आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी नैना देवी जी के पैरों में गिर जाती हैं। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती हैं कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली तो तब मैं यह घर तुम दोनों को दे दूंगी, नहीं तो यह घर वृद्धा आश्रम के नाम कर दूंगी। तो बेटे पूछते हैं कि क्या शर्त है माँ आपकी? तो नैना देवी जी कहती हैं कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने का खर्च दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछकर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे बेटे के साथ रहूँगी, और जब भी मन करेगा तो मैं बड़े बेटे के साथ रहूँगी। और तुम्हारी पत्नियों को भी मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धा आश्रम चले जाऊंगी। दोनों बेटे और बहुएं एक ही सुर में कहती हैं, माँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर नैना देवी जी खुश हो जाती हैं। जाकर किचन और करण के कमरे का ताला खोल देती हैं और दोनों बहुओं से कहती हैं, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। नैना देवी जी करण और विशाल से कहती हैं, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आँखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर नैना देवी जी भावुक हो जाती हैं और उन्हें अपने वो दो नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। नैना देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती हैं और रोने लगती हैं। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें नादान समझकर माफ़ कर दो माँ। नैना देवी जी रोते हुए कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। अगर तुम मेरा दिल खोलकर देख सकते तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीरकर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती हैं और देखती हैं कि तीनों माँ बेटे रो रहे हैं, यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय के अंदर की ममता भी जाग जाती है। दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। नैना देवी जी के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नैना देवी जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेती हैं, अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने नैना देवी जी को खर्चा देने लगे थे। नैना देवी जी भी कभी अपने छोटे बेटे के पास रहती तो कभी अपने बड़े बेटे के पास चली जाती थी। दोनों ही बहुएं नैना देवी जी की खूब सेवा करती थी। नैना देवी जी के दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करते थे। अपनी माँ से पूछे बिना भी एक काम नहीं करते थे। नैना देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने घर की समस्या को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार व सम्मान दें तो माता पिता को बुढ़ापे में कभी भी कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे।
तो दोस्तों, कैसी लगी एक माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।